के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्त, हम लोग आज अध्ययन करेंगे संज्ञा का। तो संज्ञा में आपने दो भेद पढ़ लिया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक जातिवाचक संज्ञा। आज हमको पढ़ना है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा को हम पहले जानें कि भाव क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, अचानक आपको कहीं बाहर दोपहर में निकलना पड़ा। जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको, अगर गर्मी का मौसम है तो आपके शरीर में गर्मी का एहसास होता है, अगर वही आपके ठंडी का महीना है तो आपके शरीर में ठंडी का एहसास होता है। अब इस एहसास को बताना ये क्या कहलाता है? भाव कहलाता है। तो इस भाव को ना तो आप छू सकते हैं, आप बताइए, क्या गर्मी को आप छुएंगे? नहीं, इसको सिर्फ आप क्या करेंगे? महसूस करते हैं। तो जिसको आप देख नहीं सकते हैं, उसको आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस करते हैं, वही क्या होता है? भाव होता है। अब उसको हमको शब्दों में व्यक्त करना है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम परिभाषा की चर्चा करते हैं तो इस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा का पता चलता है या बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे किसी के धर्म या दशा या गुण की बात हो, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं शीतलता। शीतलता शब्द में क्या होती है? एक ठंडक होती है। उष्णता शब्द को ले लिया जाए तो उष्णता में क्या हो? एक धर्म उसके पास होता है गर्मी का। तो यह भी क्या होता है? ठंडी और गर्मी को हम क्या करते हैं? सिर्फ उसको महसूस करते हैं। तो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, अगर उसके गुण, धर्म या स्वभाव को आप महसूस करें, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हमने शब्द लिया क्या? बुढ़ापा। अब बुढ़ापा शब्द को आप कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके दादाजी, अब आपके दादाजी को आप देखिए और वो क्या करते हैं? उनको उठने, बैठने, चलने, आने जाने, जैसे बुजुर्ग हो गए होंगे तो डंडा लेके चल रहे होंगे। अगर उनके उठने बैठने में भी समस्याएं होती हैं, वो कभी कभी बोलते भी ज़्यादा होंगे। ये जो प्रक्रियाएं उनकी हो रही हैं, इसी को अभिव्यक्त करना वह क्या कहलाता है? बुढ़ापा कहलाता है। तो बूढ़ा शब्द तो क्या हो जाता है? यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बुढ़ापा शब्द जो होता है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब दूसरा शब्द हम लेते हैं बचपन। बचपन क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे होंगे। अब छोटा सा बच्चा क्या है? किसी भी वस्तु को देखता है, वह उसके लिए तुरंत लालायित हो जाता है। वह वस्तु चाहे अपनी हो, वह वस्तु चाहे किसी दूसरे की हो, लेकिन अगर उसकी इच्छा हो गई है कि हमको ये चाहिए तो उसको चाहिए। वो क्या होता है? उस बच्चे का क्या कहलाता है? बचपना कहलाता है। उसकी इच्छा हो गई कि आज मुझे गोली खेलना है तो वह गोली खेलेगा। उसकी इच्छा है कि मुझे यार टीवी देखना है तो उसे टीवी देखना है। आपके घर में लाइट है या नहीं है, लेकिन अगर उसके दिमाग में बात आ गई कि आज मुझे ये वाला सीरियल देखना है तो वह सीरियल वह देखेगा। वह क्या कहलाता है? वही उसका क्या कहलाता है? बचपन कहलाता है। क्या जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके लिए वो ऐसा प्रयास करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे भाव को समझना क्या कहलाता है? वो भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाएगा। जैसे अगला शब्द हम लेते हैं मिठास। अब जैसे मान लीजिए मिठास को आप कैसे व्यक्त करेंगे? सिर्फ आप इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने सबसे पहले खिला दिया, बर्फी खिला दिया, तो आपको कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। थोड़ी देर बाद मेरे पास अगर गुड़ आ गया, मैंने आपको गुड़ खिला दिया, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। कुछ देर बाद अगर मेरे पास अगर काला जाम आ गया तो भी तब भी आपको खिलाएंगे, तो आपसे पूछा जाए कैसा लगेगा, आप कहेंगे मीठा लगेगा। सब कुछ खाने के बाद आपको एक ही भाव मिला, वह क्या हो गया? मीठा। अब उसको आप भाव में व्यक्त करना चाहेंगे तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? मिठास। मिठास शब्द कहने से हमें किसका पता चला? मीठा का नहीं, मीठे के गुण का पता चलता है, इसलिए हम इसे मिठास को भाववाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। यौवन, जैसे कोई युवा व्यक्ति है और वह युवा व्यक्ति कोई अपना कार्य करेगा तो वह क्या नाम जाने जाएगा? वह यौवन शब्द के नाम से जाना जाएगा। तो प्रश्न आपके यहाँ आएगा कि बुढ़ापा, बचपन, मिठास, यौवन, लड़कपन आदि शब्दों में
कौन सी संज्ञा होगी, तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा आपको मैंने बताया कि जिस संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जाए, जिसको आप टच ना कर सके, छू ना सके, और लेकिन उसे महसूस कर सके। अब देखिए, बुढ़ापा को आप छू नहीं सकते हो, लेकिन बुढ़ापे को आप महसूस कर सकते हो कि यार फला आदमी जो मेरे घर में दादाजी हैं, इनको दिखाई कम देता है, ये बोलते ज़्यादा हैं, घर में सबसे झगड़ा करते हैं, लाठी डंडा लेके चलते हैं, तो ये क्या है, उनके भाव को आप महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार से छोटा सा घर में बालक होगा, उसकी दिन भर की जो क्रियाकलाप होंगे उसको आप सिर्फ समझ सकते हैं, उसको आप छू नहीं सकते हैं, वो क्या कहेगा, बचपन। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की मिठाई आप खाएंगे, उस भाव को व्यक्त करना चाहेंगे तो वह क्या हो जाएगा, मिठास होगा। मिठास भी भाववाचक संज्ञा होगी, यौवन भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अब अगला प्रश्न यह बनता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कितने प्रकार से करेंगे, तो आप क्या बताएंगे, 5 प्रकार से करते हैं। तो आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कितने प्रकार से बनता है, तो आप बताएंगे 5 प्रकार से। उसमें सबसे पहला प्रकार जो होगा वह प्रकार क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा से। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए हमेशा जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब कैसे करेंगे, तो इसमें हमको लगाना पड़ता है क्या, प्रत्यय। तो जब हम जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा देते हैं और प्रत्यय लगाकर तो हम भाववाचक संज्ञा को बना लेते हैं। अब जैसे हमारे पास शब्द क्या था, लड़का। लड़का एक जाति का नाम है। क्या लड़के, इस लड़का कहने से संसार के जितने लड़के होंगे सभी लड़कों का बोध होता है, लेकिन उन लड़कों की क्रियाकलाप को अभिव्यक्त करना ये क्या कहलाता है, लड़कपन कहलाता है। लड़कपन शब्द में क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से बच्चा शब्द क्या होता है, बच्चा का मतलब इस संसार के जितने बच्चे होंगे वह बच्चे की श्रेणी में आएंगे, लेकिन जब वह बच्चा गुल्ली डंडा खेलेगा, एक दूसरे से मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा, किसी वस्तु को देखकर उसको लेने की जिद करेगा, यह क्या होगा, इस भाव को जब व्यक्त करना चाहेंगे तो वह क्या कहलाएगा, बचपन के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम संसार की सभी नारियों को, सभी स्त्रियों को हम स्त्री के नाम से जानते हैं, लेकिन जब उसके गुण धर्म स्वभाव की चर्चा की जाएगी तो वह किस नाम से जानी जाएगी, स्त्रीत्व। तो स्त्रीत्व में क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा। युवा से भी हम यौवन बना लेते हैं और यौवन को भी हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। पशु शब्द होता है और पशु में ता प्रत्यय लगा दोगे तो यह पशुता शब्द क्या हो जाएगा, यह भी भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से शहर, शहर कहने से हमें शहर का पता चलता है, लेकिन शहर में बड़ी लगा दो शहरी कहने से शहर में रहने वाले लोगों का पता चलता है। यहाँ एक भाव की बात होती है और यहाँ किसी शहर का नाम लिया जाता है। तो शहर तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन शहरी शब्द ये भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से नारी में त्वा लगा दो तो क्या हो जाएगा, नारीत्व हो जाएगा। नारीत्व भी भाववाचक संज्ञा है। पुरुष को अगर हम त्वा लगा देते हैं तो पुरुषत्व में भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो दो शब्द दिया गया है, तो लड़कपन, बचपन, स्त्रीत्व, यौवन, पशुता, शहरी, नारीत्व और पुरुषत्व, ये जितने शब्द लिखे हुए हैं ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के नाम से जाने जाएंगे। हम आगे बात करते हैं। मित्र कहने से संसार के सभी मित्रों का पता चलता है, लेकिन मित्रता कहने से उसके भाव को बोध होता है, तो इसलिए मित्रता में भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। दास से दासत्व में भी आपके यहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। पंडित से पंडिताई बना लेंगे तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। मानव से मानवता, शत्रु से शत्रुता, बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, शिव से शिवत्व। तो इस प्रकार से जब हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लेते हैं, किससे, किस संज्ञा से, तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लिया जाता है।
तो आपको एक चीज ध्यान देना है, और इतने में से आपके ज्यादा से ज्यादा शब्द जो पूछे जाने वाले हैं, बचपन पूछा जाता है, यौवन पूछा जाता है, स्त्रीत्व पूछा जाता है, और यहाँ जो आपको बुढ़ापा शब्द है, मिठास है, और यौवन शब्द पूछे जाते हैं। यहाँ दासत्व भी पूछा जाने वाला है, और मनुष्य या मनुष्यता भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमने भाववाचक संज्ञा में एक भेद जाना कि हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अब हम किससे जानेंगे कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाए। तो सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। वह कैसे करते हैं? तो अपना शब्द क्या होता है? स्वयं के लिए होता है। अपना में त्वा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अपनत्व हो जाएगा, या अपना में पन लगा दोगे तो अपनापन हो जाएगा। तो अपनत्व या अपनापन में भाववाचक संज्ञा होती है। निज का प्रयोग किसके लिए होता है? स्वयं या अपने के लिए होता है। इसलिए निज में ता लगा दोगे तो निजता, निज में त्वा लगा दोगे तो निजत्व। निजता या निजत्व में क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से मम से ममता या ममत्व में भी भाववाचक संज्ञा होती है। तो आप दो चीजें जाना कि जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो अब तीसरा भेद यह होता है कि विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे मोटा शब्द क्या होता है? विशेषण, और पा लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? मोटापा। मोटापा कहने से भाव का पता चलता है, इसलिए मोटापा। छोटा से छोटापन, गर्मी से गर्माहट, काला से कालापन, शीतल से शीतलता, उष्ण से उष्णता। तो इस प्रकार से मोटापा, छोटापन, गर्माहट, कालापन, शीतलता, उष्णता, इन सारे शब्दों में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो तीसरा भेद भी हमने जाना कि विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ पर अगला भेद है, क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे लिख में आवट प्रत्यय लगाओगे तो क्या हो जाएगा? लिखावट हो जाएगा। सजाना में आवट प्रत्यय लगाओगे तो सजावट हो जाएगा। दौड़ना में दौड़ना से हम बना लेंगे दौड़, दौड़ भी भाववाचक संज्ञा होती है। गवैया, घबराहट, बहाव, लिखावट, अकुलाहट, घबराहट, चिल्लाहट आदि शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। और पांचवा भेद होता है, हम अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लेते हैं। जैसे निकट से नैकट्य, समीप से सामीप्य, परस्पर से पारस्पर्य, सावास से सावासी। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि नैकट्य में संज्ञा कौन होगी? आप बताएंगे भाववाचक। सामीप्य में संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक। पारस्पर्य में संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक। सावासी में संज्ञा कौन सी होगी? आप बताएंगे भाववाचक। तो इस प्रकार से अभी हमने जाना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। आप बताएंगे 5 प्रकार। वह कौन कौन? पहला है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाएंगे तो भी भाववाचक बन जाएगी। सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं, विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं, क्रिया से भी बनाते हैं, और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से करते हैं। आइए हम अगले भेद की चर्चा करते हैं। वह समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानी जाती है। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिस संज्ञा से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का एक समूह इकट्ठा हो जाए, कई लोग इकट्ठे हो जाएं, स्त्री पुरुष नर नारी लड़का लड़की बूढ़ा जवान छोटे बड़े सब एक साथ आ जाएं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कभी व्यक्तियों का भी समूह होता है और कभी कभी वस्तुओं का भी समूह हमारे सामने हो सकता है। इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हो गए, एक व्यक्तियों का समूह और दूसरा हो गया वस्तुओं का समूह। अब जैसे हम व्यक्तियों के समूह की बात करें, अब जैसे कोई सभा बना लिया जाए,
100, 200, 50 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, नर भी होते हैं, नारी भी होते हैं, लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, वकील भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, मास्टर भी होंगे इत्यादि, यानी समाज के सभी लोग उसमें इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, अनेक व्यक्तियों का समूह इकट्ठा हुआ, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, सभा। सेना में भी 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उनको सेना भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। कक्षा, एक कक्षा होती है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, और यहाँ पर सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकू जितने नाम होते हैं सब एक साथ ही आके बैठ जाते हैं, तो वह भी क्या हो जाता है, एक समूह बनता है। इसी प्रकार से दल, गिरोह, संघ, झुंड आदि शब्दों में भी आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। तो आप फिर से जानिए, सभा, सेना, कक्षा, दल, गिरोह, संघ, झुंड आदि सब में संज्ञा कौन सी होगी, आप बताएंगे, समूहवाचक संज्ञा होती है। अच्छा, लेकिन ये वस्तुओं का समूह क्या होगा, जैसे गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, घौद। अब गुच्छा क्या होता है, गुच्छा जैसे मान लीजिए हम लेते हैं अंगूर, अंगूर एक डाल में जितने अंगूर लगे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गुच्छा। तो आप लोग अंगूर खाए ही हैं, आज ही जाके आप खरीद लीजिए, थोड़ा सा एक डाल लीजिए और जितने अंगूर उसमें लगे होंगे वो क्या हो जाएगा, एक गुच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से पुंज, ढेर, श्रृंखला, घौद, तो इस बंडल भी हो जाता है, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से व्यक्तियों का समूह हो या वस्तुओं का समूह हो, सबको एक में मिला दिया जाए तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब क्या है, द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञा को हमको पढ़ना है। अब आपसे पूछा जाए कि द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होगी, तो द्रव्य या पदार्थवाचक वह संज्ञा होती है कि जिस संज्ञा से किसी निर्माण होने वाली वस्तु या पदार्थ का पता चले। तो जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, दही, घी, मेवा, मिष्ठान, इस प्रकार से शब्द जो होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। इनकी एक विशेषता और है कि इसको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन इसे आप गिन नहीं सकते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा कि द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है कि जिसको ना आप क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन उसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो वह क्या होती है, द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। इस संज्ञा शब्द से किसी माप या तौल वाली वस्तु का पता चलता है, जैसे दूध, दही, घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। तो ये हमने जाना अभी तक कि हमारी संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचाना जाए उसे हम नाम दे देते हैं, वह क्या होती है, यानी संज्ञा को नाम भी कहा गया। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 5 भेद होते हैं। तो वह कौन कौन भेद होगा, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक वह संज्ञा होगी कि जिस संज्ञा के द्वारा हमें यह पता चलता है कि एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उसे हम व्यक्तिवाचक। एक ही प्रकार के, जैसे अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, प्रयागराज, इलाहाबाद, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, सोमवार, रविवार। अब जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आज सोमवार है और सोमवार को आप अंडरलाइन कर दीजिए, और पूछा जाए सोमवार में संज्ञा कौन सी होगी, तो आप क्या बताएंगे, तो आपका उत्तर होगा, चूंकि सोमवार कहने से कितने दिनों का बोध होता है, इस प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक कह दिया जाए। लेकिन कहा जाए कि आज का दिन खराब हो गया, अब दिन को क्या कर दिया जाए, अंडरलाइन कर दिया जाए, तो दिन को आप क्या कहेंगे,
तो दिन को आप किस में बताएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कहा जाए कि मैं जनवरी महीने में जाऊंगा, तो जनवरी के महीने में जाऊंगा। एक प्रश्न मैं करता हूं कि मैं जनवरी के महीने में प्रयागराज जाऊंगा, तो जनवरी के महीने में आप जाएंगे, जनवरी अगर अंडरलाइन किया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन अगर महीने को अंडरलाइन किया जाएगा तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर कहा जाए कि मेरे दादाजी को बुढ़ापा सताने लगा और बुढ़ापा को अंडरलाइन किया जाए और आपसे पूछा जाए कि बुढ़ापा में संज्ञा कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से कहा जाए कि आज हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी आए थे और कक्षा को अंडरलाइन कर दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा समूहवाचक। आज मुझे दूध नहीं पीना है, तो दूध को अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा कि दूध में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। कहा जाए आज मैं चांदनी चौक घूमने चलूंगा, तो आपको चांदनी चौक को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपका उत्तर होगा कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रकार से मित्रों इन सारी चीजों को आप अध्ययन करिए और आपको सफलता मिलेगी, और मैं आपको समय समय पर प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा। तो संज्ञा, मेरा पूर्ण विश्वास है कि संज्ञा आपको समझ में भी आई होगी और इससे आप लाभान्वित होंगे। अगला हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे सर्वनाम का, सब उसके साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।